दिल्ली वालों की सांसों को लेकर जो संकट बना हुआ है उस पर सरकारें कुछ काम कर रही हैं। इसी चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं रोहित बलूजा, अध्यक्ष हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रोड एंड ट्रैफिक एजुकेशन के, साथ ही विवेक चट्टोपाध्याय, सीनियर प्रोग्राम मैनेजर क्लीन एयर एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली से। आप दोनों का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में। और अगर आपसे शुरू करूं मैं बलूजा जी, जो काम सरकारें नहीं कर पाई आज मौसम ने वो कर दिया और ऑड इवन दिल्ली की सड़कों से अभी फिलहाल के लिए टल गया है, लेकिन वाकई क्या यही वो एक्शन है जो दिल्ली को पोल्यूशन से बचाने वाला है? ये चीज़ें ही क्या आगे चलकर राहत देने वाली हैं हमारी सांसों को? ये एक हर साल का लगातार यही होता है और कि हम समय में ऐसे बैठ के बहस करते हैं, स्टबल बर्निंग करते हैं, उसके बाद पोल्यूशन हो जाता है, उसके बाद हम बगैर किसी डायग्नोसिस के फिर हम कहते हैं कि इंजन ऑन, रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ, ऑड इवन करिए। और गवर्नेंस कहाँ है? ये कोई गवर्नेंस थोड़ी है। ये क्या हमारी ईंधन में कोई कमी है? क्या वो ईंधन सही है जिस वजह से हम इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं? क्या हमारी गाड़ियाँ जो हैं यूरो 3, यूरो 4, क्या आपने उनको लाइसेंसेस दे रखे हैं, टैक्सेशन ले रखा है? क्या वो गड़बड़ हैं वाकई, या हम सोचते हैं इसके अंदर? तो एक तो रिसर्च नहीं है, डायग्नोसिस नहीं है। बगैर रिसर्च, बगैर डायग्नोसिस के हम ऐसे चीज़ों को आदेश देते हैं जिसका कोई तुक नहीं बनता है। लेकिन ये एक ही चीज़ दिखाता है कि हमारे एक गवर्नेंस में फेल है, जिसके अंदर हम इस पोल्यूशन के ज़रिए गुजरते हैं। ये कहते हैं कि दिवाली के बाद देखेंगे। अरे इतने दिन जो निकल गए, कितने लोग इसके अंदर बुरी तरह बीमार हुए होंगे, कितने लोग उनकी मौतें होंगी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू बी सेफ जी, एंड दैट इज़ द गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि किसी भी तरीके से इसको करें, लेकिन बगैर रिसर्च के, बगैर डायग्नोसिस के लोगों के ऊपर ऐसी चीज़ ना डालें जिससे। तो आप ये कह रहे हैं कि ऑड इवन व्हीकल पोल्यूशन को रोकने का एकमात्र या फिर कोई कारगर तरीका नहीं है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। आज देखिए दिल्ली में हमारे यहाँ ट्रैफिक इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी कमी है। 3 लेन की सड़क है तो 5-6 लेन, 8 लेन चलती हैं। एक बस ख़राब होती है तो 3-3, 4-4 किलोमीटर की लाइन लग जाती है। हमारे यहाँ सड़क के जो कंजेशन है वो वाकई एक रीज़न होगा उसका पोल्यूशन का, लेकिन उसका समाधान ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, ऑड इवन नहीं है। ऑड इवन नहीं है। और विवेक, जो आज बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि पराली को लेकर कोई कारगर या फिर ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है और अदालत राज्य सरकारों को नहीं बताएगी कि क्या करना है, राज्य सरकारों को ये तय करना और अपना एक्शन प्लान तैयार करना है। ऐसे में आपको क्या लगता है, वाकई सब कुछ पेपर में हो रहा है लेकिन बातें सब हवा में हैं और हम ये घुटन अपने अंदर ले रहे हैं? देखिए, एक तो प्रमुख बात ये है कि मैकेनाइजेशन के चलते, पहले ये मैकेनाइजेशन इतना नहीं था हार्वेस्टिंग के लिए फसलों के। अब मैकेनाइजेशन के द्वारा हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और मैकेनाइजेशन के द्वारा ही हम इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या एक्चुअली आ रही है एमएसपी से। एमएसपी, ये पैडी जो है, ये पंजाब और हरियाणा के लिए उपयुक्त फसल नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 केजी चावल पैदा करने के लिए 3000 से 5000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। पंजाब में 80% ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो चुका है पैडी ग्रोइंग के चलते। वहां ग्राउंड वाटर अगर नहीं रहेगा तो पानी की क्राइसिस हो जाएगी। फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, सरफेस वाटर पॉल्यूटेड हो गया है, कार्सिनोजेंस, कैंसर जिससे होते हैं उसकी संख्याएं बढ़ रही हैं। तो हमें इसका निदान करना पड़ेगा और इसके उपाय भी हैं। सरकार खुद मिशन मिलेट ला रही है। मिशन मिलेट का मतलब यह है कि जो मिलेट्स जो आएंगे, जो नए अनाज जो हम पहले इस्तेमाल करते थे आदिकाल में, वो अनाज हम इस्तेमाल और करने वाले हैं। तो उसके लिए एमएसपी लाई है। आप एमएसपी की सुविधा या इंसेंटिव की सुविधा इस तरह से कीजिए कि राज्यों के हिसाब से उसका ग्रोइंग हो। ये ना कि पैन इंडिया आपने सब चीज अलाउ कर दिया। उन राज्यों में आप पैडी अलाउ कीजिए जहाँ पानी की बहुतायत है,
उन राज्यों में आप दूसरे फसल अलाउ कीजिए जहां पानी कम है और फसलें हो सकती हैं। मेरे ख्याल से कई तरह के इसके उपाय किए जा सकते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज प्लान बनाती है परंतु आपस में बैठती नहीं है और काम नहीं करती हैं। ये जब फायर फाइटिंग की सिचुएशन आती है तब ये बोलते हैं कि भाई किसानों को जलाना है और उनको नई फसल लगाना है। भाई किसान इस वक्त में क्या करें? तो समस्या यह है कि साल भर इसमें काम करना पड़ेगा और सिर्फ एक साल ना काम नहीं करना होगा, इसमें कई साल काम करना होगा, तब जाके इसमें सुधार आएगा। इमरजेंसी में अभी हमें ये करना है कि एज मच एज पॉसिबल जो स्टबल है उसको वहां से हटाना पड़ेगा। उसके लिए भले भले ही अगर सरकारी मशीनरी की जरूरत पड़े वो इस्तेमाल की जाए, किसानों की मदद की जाए, बड़े किसान खुद अपना खर्च करें और इस समस्या को दूर जितना कम से कम किया जा सके ये किया करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये साल दर साल नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट की जो समीक्षा है वो ये बहुत सही है कि उनके आदेश के चलते ही परिवर्तन हो रहा है। 1998 से हम देख रहे हैं सीएनजी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे जो बने वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते बने। जो भी पुराने व्हीकल्स पे बैन हुआ वो कोर्ट के आदेश के चलते हुआ। सरकार किस जी लिए है? सरकार अगर पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं करेगी और उसके नियम नहीं बनाएगी तो क्या सारे कोर्ट की जिम्मेदारी है? और जब कोर्ट आदेश देती है तो कहते हैं कि कोर्ट के आदेश से क्यों आ रहे हैं, हम प्रजातंत्र हैं, पार्लियामेंट डिसीजन लेगा। पार्लियामेंट अगर डिसीजन नहीं लेगा, डिस्कस नहीं करेगा एयर पॉल्यूशन या विधानसभाएं नहीं करेंगे तो कौन करेगा और कौन निर्णय लेगा? तो ये एक बहुत बिल्कुल बड़ी समस्या है हमारी। जी, और यही सख्त रुख आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखने को मिला है विवेक। लेकिन आपकी रिसर्च क्या बता रही है, जो दिल्ली का जो प्रदूषण है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन, कितनी फीसदी पराली है और कितना व्हीकल पोल्यूशन है? देखिए व्हीकल पॉल्यूशन का कंट्रीब्यूशन साल भर में 40% रहता है, परंतु ये जो एपिसोडिक पीरियड होता है 15 दिन का, इसमें इसमें पराली का कंट्रीब्यूशन 40% तक पहुंच जाता है। ऑन एन एवरेज पूरे ठंड के दौरान 25% रहता है और गाड़ियों का भी लगभग 25 से 27% रहता है। बाकी इंडस्ट्रीज, गार्बेज बर्निंग और ये सारी चीजें रहती है। डस्ट का प्रभाव कम हो जाता है क्योंकि हवा उतनी नहीं होती है। जब गर्मी का मौसम आता है, आंधियां चलती हैं तो धूल बहुत ज्यादा होती है। तो इस समय कंबस्शन यानी जो चीज हम जलाते हैं उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। इसलिए इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स, गार्बेज बर्निंग और जितने भी हमारे ईंधन के स्रोत हैं या जलाने के स्रोत हैं उसमें हमें ध्यान बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। और डस्ट लोकलाइज्ड काफी प्रॉब्लम है। कई एरियाज में रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सड़कें खुदी पड़ी हैं, उसमें गाड़ियां चल रही हैं, धूल उड़ रही है, तो उसमें छिड़काव आप कीजिए बेहिसाब। आप उन सड़कों में छिड़काव मत करते रहिए जो सही है ऑलरेडी। तो मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजिकली और लोकलाइज्ड प्लान हमें काम करना पड़ेगा। 13 हॉट स्पॉट्स हैं और कई नए हॉट स्पॉट्स दिल्ली में आइडेंटिफाई किए गए हैं। इस तरह से एनसीआर में भी कई हॉट स्पॉट्स होंगे, तो वहां आप काम कीजिए, वहां अपने टास्क फोर्स भेजिए। जी आपकी कई टीमें हैं, उन टीमों को आप लगाइए। आप पूरे तंत्र का अगर इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि हम नहीं कंट्रोल कर सकते। विश्व के कई देशों ने ये इसे किया है और ये एक शर्मनाक स्थिति है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि क्लेम कर रहा है तो कि हम विवेक, आप कह रहे तीसरी हैं कि या अभी दूसरी। इमरजेंसी एक्शन प्लान भी तैयार है। आप जैसे जो रिसर्च से जुड़े लोग हैं, आप लोग जो कह रहे हैं कि अभी तुरंत क्या करना चाहिए उसके लिए भी एक लिस्ट है और साल भर क्या करना चाहिए उसके लिए भी काफ़ी कुछ तैयार है रिसर्च। लेकिन रोहित जी, जो आप बात कर रहे थे कि व्हीकल पोल्यूशन रोकने के लिए इस वक्त ऑड इवन कर दें और साल भर कुछ ना करें, ये कोई तरीका नहीं है। कंजेशन इसका जड़ है। दिल्ली में सड़कों पर कंजेशन को कैसे कम किया जाए, इसके लिए तमाम तरह की बातें होती रही हैं, कार्रवाई होती रही है। हमने कहा देखा दिल्ली की सड़कों पर बीआरटी बने कि कोई ना वो कारगर कदम हुए, चाहे कंजेशन खत्म करने के लिए हो या ट्रैफिक खत्म करने के लिए हो। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि बिना सोचे समझे एक्शन बनता है और फिर इतने सारा पैसा उस प्रोजेक्ट्स में लगाए जाते हैं और फिर हवा में उड़ जाते हैं सब कुछ? दिल्ली की ट्रैफिक मैनेजमेंट एक ऑलमोस्ट फेलियर है जिसके अंदर कोई जिम्मेवार नहीं है।
न तो ट्रैफिक पुलिस जिम्मेवार है, न पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, न ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। आज जो हमारा कंजेशन हो रहा है सड़कों पे, आज की बात नहीं, कंजेशन अब दिवाली आई, त्यौहार आएंगे, कंजेशन बढ़ता है। सबसे बड़ी हमारी कमी है ट्रैफिक इंजीनियरिंग की। यहाँ पे कम से कम जो हमने रिपोर्ट सबमिट करी कई बारी कि 70% से ज़्यादा हमारे साइन, सिग्नल, रोड मार्किंग्स गलत हैं, स्टैंडर्ड से नहीं है। हमारे यहाँ कोई राइट ऑफ वे नहीं है। हमारी पार्किंग जो है वो सड़कों पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप देखिए सारी सड़कों पे पार्किंग है, हमारे फुटपाथ्स इंक्रोच्ड हैं। ये सब ट्रैफिक मैनेजमेंट का फेलियर है। और जितना ही ट्रैफिक मैनेजमेंट का जब फेलियर होता है तो उसका एक आउटपुट कंजेशन होता है, डिलेज होती हैं, क्यू लेंथ्स बढ़ती हैं। तो ये हमारे को किसी को तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। तो ना वो पुलिस ले सकती है, ना गवर्नमेंट ले सकती है। तो गवर्नेंस का फेलियर है इसके अंदर ट्रैफिक मैनेजमेंट। अगर एक मानसिकता की बात करें, घरों में, जिन घरों में इतनी सारी गाड़ियां, एक तरह की मानसिकता भी है कि परिवार है तो 2, 3, 4 गाड़ियां होनी चाहिए। क्या उस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है? उस पर भी जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है? क्यों ज़रूरत है किसी हाउस होल्ड को 3, 4, 5 गाड़ियां रखने की? कंज्यूमर्स भी कहीं कहीं जिम्मेदार हैं इसके? बिल्कुल, हम सभी जिम्मेवार हैं इसके अंदर। लेकिन एक चीज़ और भी है, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो हर लोगों के लिए कन्वीनियंट हो, सेफ़ हो। अब बाहर के मुल्कों में जाइए, जैसे जर्मनी में जाइए, किसी दिन उनके यहाँ भी स्ट्राइक होती है तो सब अपनी अपनी गाड़ियाँ निकाल के आ जाते हैं। लेकिन कोशिश ये रहती है कि गाड़ियों का इस्तेमाल न करें, मेट्रो पे चलें। लेकिन कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, मतलब कनेक्टिविटी होनी चाहिए। कि आप कह रहे हैं कंज्यूमर को ऑप्शन देंगे तभी इस पर लगाम लगाई जाएगी? जी बिल्कुल। अगर आप ऑप्शन नहीं देंगे तो ऑड इवन कैसे करेंगे? आप पहले पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ऐसा बनाइए जो कन्वीनियंट हो, कनेक्टेड हो, सेफ हो, अफोर्डेबल हो, तो सब लोग जाएंगे उसमें, क्यों नहीं जाएंगे? और जो गाड़ियों को खरीदने की जो होड़ है वो भी कम होगी कि वो हम करनी चाहिए उसको कम। उसके अंदर फिर टैक्सेशन लगाइए, जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ ने, यूनाइटेड किंगडम में लगाया, सिंगापुर ने लगाया, लगाइए ज़रूर। लेकिन सब इन कंट्रीज़ में ये लगाने से पहले उन्होंने वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो नीड बेस्ड है वो सबको दी। जी, चलिए हम ये चर्चा जारी रखेंगे। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। आज प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अपनाया है और राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। अदालत ने ये कहा है कि वो एक्शन प्लान नहीं देने वाले। राज्य सरकारों को वापस लौटकर अदालत को ये बताना होगा कि वो प्रदूषण कम करने के लिए वाकई क्या काम कर रहे हैं ज़मीन पर। हम लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद, ये चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं 5 की बात। पंजाब में पराली जलाने के मामले में 68% में गिरावट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पराली जलाने के मामलों में गिरावट कल दर्ज की गई, जिससे 600 से ज़्यादा मामले आए, जबकि बुधवार को ये संख्या 2003 थी। फिलहाल पंजाब में पराली जलाने के 23,600 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि जिलाधिकारियों को भगवंत मान सरकार ने फील्ड में सक्रिय रहने का आदेश दिया है। सरकार ने जिलाधिकारियों को पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वालों से मुआवजा वसूली और छापेमारी कर आरोपी किसानों पर एफआईआर करने का भी आदेश दिया है। तो क्या वो कारगर उपाय है जिससे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों पर प्रदूषण पर काबू पाया जा सके? यही चर्चा का मुद्दा है। रोहित बलूजा, जो अध्यक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन के, और विवेक चट्टोपाध्याय सीएससी के हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जो बात आज विवेक सुप्रीम कोर्ट ने कही कि पराली पर काबू पाना आपकी जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों को इस पर फैसला लेना होगा। ऐसे में आप जो तमाम चीज़ें पिछले सेगमेंट में आप बात कर रहे थे कि जो चीज़ें हो सकती हैं साल भर, जो ऑल्टरनेट क्रॉप पैटर्न्स पर बात हो सकती है, उस पर ये राज्य सरकारें आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहती? आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें काफी राजनीतिक कारण है, क्योंकि ये एक मेरे ख्याल से ये वोट बैंक का भी हिस्सा बन गया है। और इसे उस तरीके से ना देखा जाए, इसे खेती के विकास के तौर पर देखा जाए। क्योंकि जब हम तमाम तरह के मिलेट मिशन जब हम लागू कर रहे हैं, जब हम काफी न्यूट्रिशियस यानी जो पौष्टिक अनाज हैं उनकी दिशा में जब हम जाना चाहते हैं, मिलेट्स जिसमें शामिल हैं और भी कई चीजें शामिल हैं,
मक्का है और कई चीजें हैं, तो क्यों हम उन चीजों को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं? इसके पीछे हमें सोचना चाहिए। हम एक साइकिल में फंसे हुए हैं कि चावल और गेहूं, चावल और गेहूं, इसके अलावा भी अनाज हैं जो कि और पौष्टिक है, जिसकी देश को जरूरत है, जिसको सरकार प्रमोट भी करना चाहती है। तो मेरे ख्याल से इस दिशा में एग्रीकल्चर विभाग को राज्यों के साथ बैठक करनी होगी और एक कार्य योजना बनाकर इस दिशा में कार्य करना पड़ेगा। एमएसपी पॉलिसी को जरूरत पड़े तो राज्यों के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। पानी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये भी देखना होगा कि जो आमदनी जो किसानों की हो रही है वो किस तरह से अफेक्टेड होगी और किस तरह से उसका निदान किया जाए, जो कि ट्रांजिशन पीरियड होगा उसमें। ये असंभव नहीं है, क्योंकि पहले ऐसा ही होता था। ये हमारा एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बन गया है कि हम खेत जलाते हैं और सोचते हैं कि शायद पौष्टिक तत्व खेत में रह जाएंगे। नतीजा ये होता है कि खेत जलाने से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो जीवाणु होते हैं और जो ह्यूमस होता है, बायोमास जो होता है जमीन का, वो भी खत्म हो जाता है। तो फर्टिलिटी यानी जो उसकी जो क्षमता होती है खेत की, वो भी खत्म हो जाती है और हम और फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल से एक जन चेतना अभियान की भी जरूरत है। सिर्फ किसानों को जेल में डालने से मेरे ख्याल से नतीजा नहीं निकलेगा। सरकार को लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, ग्राम पंचायतों के साथ काम करना पड़ेगा, लोकल लीडर्स के साथ काम करना पड़ेगा जी। और किसानों के साथ काम करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तब जाके ही इसका एक हल निकलेगा और ये असंभव नहीं है, किया जा सकता है। तो विवेक, आप जो कह रहे हैं कि ये असंभव नहीं है और एफआईआर करना ही एकमात्र तरीका नहीं है, अदालत ने भी आज कहा है कि एफआईआर करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अब जो बात आप कर रहे हैं कि जो क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव आए, उसके लिए क्या पंजाब, खासतौर से पंजाब की ज़मीन और मिट्टी तैयार है इस बदलाव के लिए? देखिए, इसके लिए देखिए पानी की जरूरत को आपको समझना पड़ेगा कि पानी का हम ग्राउंड वाटर का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं अभी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि चावल जी। की खेती के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। छत्तीसगढ़ और कई एरियाज ऐसे हैं जहां पानी बहुतायत से अवेलेबल होता है, आसानी से अवेलेबल होता है। वेस्ट बंगाल हो गया, ये हो गया, तो यहाँ पानी आपकी अवेलेबल है और चावल के लिए काफी उपयुक्त है। और वहाँ लोग, किसान ज्यादातर जलाते भी नहीं है, उसका अलग इस्तेमाल भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर कम पानी में जो चीजें, जो पौधे हो सकते हैं, मेरे ख्याल से उनको प्रमोट करना चाहिए। एटलीस्ट पायलट स्टडीज चालू करनी चाहिए, कोई कुछ क्षेत्रों में इसका प्रयास चालू करना चाहिए, समझना चाहिए कि इसमें क्या और चैलेंजेस हैं और इसमें और क्या किया जा सकता है, तब जाके इसका एक निदान निकलेगा। और साथ में अभी जो फिलहाल हमें करना चाहिए कि जो ऑलरेडी बायोमास इकट्ठा हो रहा है वो एक रिसोर्स है हमारे लिए। ऑलरेडी आदेश दिया जा चुका है कि पावर प्लांट्स इसका इस्तेमाल करें, इसका पैलेट्स बना के इसको घरों में दिया जा सकता है, ईंधन के तौर पर वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसके और भी उपयोग हो सकते हैं। जी। तो उन प्लांट्स को आप क्लस्टर और विलेजेस में आप लगाइए। सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर किसान उठा नहीं पा रहे हैं तो सरकार खुद उठाए उसको और उसका उपयोग करे। उपयोग करने के लिए एक वातावरण बनाए या फिर एक सिस्टम बनाए। तो मेरे ख्याल से इन सारी चीजों करने से इन ट्रांजिशन पीरियड में एटलीस्ट हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल तो अभी फिलहाल जरूरी है ही, क्योंकि अगर जलाया जा चुका है, सैटेलाइट के द्वारा वो पता चल जाता है, इमीडिएटली उसको बुझाया जाए और किसानों को समझाइश दी जाए कि ऐसा करने पर आपके लिए नुकसान है और पर्यावरण के लिए नुकसान है। तो मेरे ख्याल से प्रयास अगर इंटेंसली किए जाएंगे ब्लॉक लेवल में और विलेज लेवल में, तो ये संभव है कि इस साल भी ऑलरेडी बिल्कुल प्रैक्टिकल गिरावट आई समाधान है। विवेक आप सुझा रहे हैं और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की जो बात हो रही है, बलूजा जी यहाँ पर हैं, जो दूसरा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो वेहिकुलर पोल्यूशन को लेकर चर्चा होती है इस दौरान हमेशा दिवाली के आसपास, तो एक सोच ये भी है कि गाड़ियों की संख्या कम करने से प्रदूषण कम नहीं होगा, गाड़ी चलाने के तरीके को बदलना होगा, तभी प्रदूषण कम होगा। इसको लेकर भी जागरूकता फैलाने की बात है। जैसा कि विवेक कह रहे हैं कि किसानों में भी जागरूकता फैलाए, तो यहाँ पर दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चलाने वालों के लिए भी जागरूकता फैलाना होगा।
बिल्कुल है। और जो विवेक जी ने बोला, एक्चुअली हमें इस वक्त एक होलिस्टिक वे में काम करना है। जो उन्होंने बोला वो बिल्कुल सही है। मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम है उसको वहाँ पे सॉल्व करना है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्ट हमारा इकोनॉमी का सस्टेनेबल बेसिस है। लेकिन दिल्ली, आज हम एक दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी को अलग चला रहे हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो जो नेशनल कैपिटल रीजन बोर्ड है, आज उसको आना चाहिए सामने, उसको ट्रांसपोर्टेशन सबकी मिला के देखना है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मिले। हम इस दौरान कम से कम अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करें। हमें प्रमोट किया जाए कि आपके ऑल्टरनेटिव मीन्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के, उसको प्रोवाइड कीजिए। और आज ही हमें अगले साल के लिए शुरुआत करनी चाहिए सोचने की, जिससे कि इस समस्या में हम दोबारा ना कम से कम दिवाली से पहले अगले साल हम, आप और विवेक बैठकर फिर ये चर्चा और सॉल्यूशंस पर और बात हमें दोबारा से सुप्रीम कोर्ट को बर्डन ना करना पड़े। ये काम हमारी सरकारों के हैं, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि हर चीज़ में इंटरफेयर करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित बलूजा और विवेक चट्टोपाध्याय इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जो रुख आज अदालत का था वो बहुत कड़ा था, बहुत सख्त था। अब देखना होगा कि राज्य सरकारें लौटकर अदालत को किस तरह के एक्शन प्लान के बारे में जानकारी देती हैं।